उसका हाइड्रोजन, उसका जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस करेंगे बाय दिस ग्रुप, दैट इज एसिटिल ग्रुप। तो सबसे पहले तो हमने एसिटिल क्लोराइड लिया और ये अनहाइड्रस AlCl3 है, ये हमारा कैटलिस्ट है। ये इसमें से एक Cl खींच लेगा एंड इट फॉर्म्स AlCl4। ओके, अब ये चीज बन गया AlCl4। अब ये चीज बनने के बाद में जो चीज रिमेनिंग है दैट इज योर एसिटिल ग्रुप। अब ये एसिटिल ग्रुप जो बन गया वो कहां यूज होगा, तो हमारी जो बेंजीन रिंग है उसमें का ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। So the reaction in which hydrogen from aromatic ring is substituted by acetyl group is known as acetylation, or you can say it is acylation. So what is meant by acylation? When hydrogen from aromatic ring is substituted by the acetyl group, then the reaction is known as acetylation, or you can say it is acylation. So hydrogen atom from aromatic ring is substituted by acetyl group, then that reaction is known as acylation or acetylation. ठीक है, तो अब ये लिखना चाहिए क्या? In acylation which catalyst is used? Anhydrous AlCl3 is used as a catalyst, because just we are at the end of this topic now. Chlorobenzene when treated with एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, मैंने एसिटिल क्लोराइड बोल दिया और पेपर में इथेनॉइल बोल दिया, तो डिफरेंस कुछ नहीं है। एक IUPAC नेम है और एक कॉमन नेम है, इथेनॉइल क्लोराइड, ये IUPAC हो गया। तो इसमें रिएजेंट जो कैटलिस्ट है वो है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, anhydrous AlCl3 that is a catalyst used in this reaction. ये कैटलिस्ट होगा हमारे लिए। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा? प्रोडक्ट में आपके पास एक ये ग्रुप रहेगा परमानेंट जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और इसके आगे आपका बेंजीन रिंग होगा या फिर एरिल ग्रुप होगा। तो इन दैट केस दैट कंपाउंड विल बी कीटोन, है ना, कीटोन रहेगा ये। तो अब ये कीटोन जो है उसको हम बेंजीन रिंग के साथ में जोड़ के जब बोलते हैं तो IUPAC में वो हो जाता है एसिटोफिनॉन। क्या रहेगा? एसिटोफिनॉन। अब ये एसिटोफिनॉन तो इतना सिंपल नहीं है, आपके पास तो क्लोरोबेंजीन है। ओके, क्लोरोबेंजीन है। अब ये बेंजीन रिंग में क्लोरीन लगने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे और यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ जाता है। तो इन दैट केस आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक तो यहां लगेगा, तो ये कंपाउंड इस तरह से बन सकता, या फिर देखिए नाम मैं बताया नहीं एकदम से आपको, या फिर आप पैरा पोजीशन में ये ग्रुप लगा सकते हैं। तो अब ये इतना पार्ट तो कीटोन है आपका, दैट इज कॉल्ड एज एसिटोफिनॉन। ये बेंजीन क्लोरीन छोड़ के इतना पार्ट जो है ये आप इस तरह से लिखे हैं CH3CO C6H5, ठीक है, इतना है तो ये कीटोन हो गया। दिस इज बेंजोफिनॉन, मींस कीटोन है ये। बेंजो है एसिटो है? एसिटोफिनॉन है। ओके, बेंजोफिनॉन में दोनों साइड में फिनिल ग्रुप लगा हुआ रहेगा CO के। तो अभी हमारे पास में बचेगा एक होगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल will be the major product. Along with that you will get 2 chloro एसिटोफिनॉन। कंबाइन वर्ड है, कंबाइन वर्ड है। तो पहले इतना कर लो फिर रिएक्शन लिखते हैं।
ओके, तो ऊपर वाला हिस्सा हम हटा देते हैं यहां से अभी, और यहां पे हम रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में है क्लोरोबेंजीन, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। इसको आप ट्रीट किसके साथ कर रहे हैं, इथेनॉइल क्लोराइड। थोड़ा लिखने का तरीका देखिएगा, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। क्लोरीन की वजह से एरोमेटिक रिंग में एक हैलोजन लगा दिया तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में होता है, ऐसा हमने कल किया था। देखिए आपको पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, जब ये चीजें समझ में आएंगी, बिकॉज ये एक दिन का खेल नहीं है। हमने इसके पहले भी 4 महीने पहले 6 महीने पहले ये सब किया है, सिर्फ उसमें ये क्लोरीन नहीं था, बेंजीन का किया था आपने, आज आप क्लोरोबेंजीन का कर रहे हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो अभी आपका ये हो गया COCH3, ये Cl, तो क्या बोलेंगे आप इसको, 4 क्लोरो एसिटोफेनॉन। एक, दो, तीन, चार, ओके। और एक प्रोडक्ट बनने वाला है आपका ये 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन। ये बेंजीन रिंग आपका, इसमें क्लोरीन और यहाँ पे COCH3। इन सब में ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। कैसे बनाए, यहाँ का एक हाइड्रोजन कम किया और एसिटिल ग्रुप लगा दिया, तो वो निकला हुआ हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, तो ये Cl जो है ना आपने निकाल दिया था, AlCl4 बना दिया था, वो वापस ले लेना पड़ेगा इसको, प्लस HCl। तो इसका नाम लिखेंगे आप 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन। ठीक है, सेम रिएक्शन हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करेंगे। यहाँ एसिटोफिनॉन बन गया बिकॉज इसमें CH3CO ग्रुप बेंजीन रिंग में लगा हुआ है, तो ये एसिटोफिनॉन हो गया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ दैट क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ बेंजोइल क्लोराइड। ये हमारा क्लोरोबेंजीन, कुछ भी कर लो, हमने कल से जितनी रिएक्शंस लिखी उसमें ये वाला क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन हम हटा नहीं पाए थे, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इज haloarenes are difficult to undergo nucleophilic substitution. राइट, पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और ये Cl निकल जाएंगे, तो आपका अभी जो कंपाउंड है वो बेंजोफिनॉन होगा। दैट इज 4 क्लोरो बेंजोफिनॉन। दिस इज योर बेंजोइल क्लोराइड। एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ये ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। टू क्लोरो बेंजोफेनॉन, ओके, प्लस HCl करना पड़ेगा। अब जब नाम में आखिरी में ONE दिखता है तो वो कीटोन होता है, ऐसा हमने कभी पढ़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर में,
जब किसी नाम में एंड में आपके पास में एंड में ओ एन ई आता है किसी के नाम में, तो वो कीटोन कैटेगरी में जाता है, जिसमें CH3 या फिर CO ग्रुप होता है जिसके दोनों साइड में अल्किल ग्रुप लगे हुए होते हैं। एनी डाउट अप टिल नाउ? ओके, रिएक्शन पार्ट इज ऑलमोस्ट ओवर। जो रिएक्शन पार्ट था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, वो करते हैं और फिर इसको वाइंड अप कर देंगे। ओके, सो यू नो दिस कंपाउंड, वाओ, या व्हाट इज दिस, ये क्या है? व्हाट इज दैट? इथेन। चलो अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है इथेन। ओके, CH3 आपका इथेन है। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक क्लोरीन लगाया तो ये हो गया क्लोरोइथेन। दूसरा लगा दिया डाइक्लोरोइथेन, तीसरा लगा दिया ट्राइक्लोरोइथेन, हो गया। अभी मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ 3 हाइड्रोजन भगाया हमने। ओके, चौथा जो है इसमें हमने एक बेंजीन रिंग लगाना है। ओके, दिस इज व्हाट, ट्राइक्लोरो 111, ट्राइक्लोरो 2 फिनिल इथेन। अभी भी मेरा मतलब खुश नहीं हूं मैं इससे। हाँ, पैराक्लोरो, पैराक्लोरो फिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, अभी भी मैं खुश नहीं हूं, ठीक है। अब बहुत हो गया, बोले बहुत खुश हो गया मैं भी। 6 में से 5 हाइड्रोजन जो है हमने रिप्लेस कर दिया इथेन के। इथेन में इन ऑल 6 हाइड्रोजन थे, जिसमें से 3 को आपने क्लोरीन से रिप्लेस किया। 2 हाइड्रोजन जो है दे आर रिप्लेस बाय फिनिल क्लोराइड। ठीक है, नाउ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ये मिटा दूं मैं यहां से। दिस इज नोन एज पैराक्लोरो, ओके, PP। ये पैरा पोजीशन पे विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, ये पैरा पोजीशन पे है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, तो आई विल राइट PP डैश डाइक्लोरो, बाद में डाइफिनिल। समझ में आ रहा है? PP डैश, ये पैरा पोजीशन पे, ये भी पैरा पोजीशन पे है, तो दोनों अलग अलग है, तो PP डैश डाइक्लोरो। बाद में डाइफिनिल क्यों बोला है? तो उसमें 2 एरोमेटिक रिंग दिख रहे हैं, तो डाइफिनिल। उसके आगे ट्राइक्लोरो, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो पहले। PP डैश डाइक्लोरो डाइफिनिल, अब ट्राइक्लोरो इथेन, ये नाम हो गया इस कंपाउंड का। एंड शॉर्ट में देखते ये क्या है। इसको कैपिटल कर देता हूं मैं अभी का। ये आपका DDT है, वेल नोन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड बोलेंगे आप इसको। हाउस फ्लीज है, या फिर मॉस्किटोज है, या फिर लाइसेस है, या फिर एंट है, या फिर मुंगी मकोड़े, जो भी है, उन सब को खत्म करने के लिए हम इसका यूज करते थे। आज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस कंपाउंड इज बैन। अभी इसके ऊपर बैन है, हम यूज नहीं करते। सो व्हाट इज DDT? DDT क्या है?
तो ये है PP डैश डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन. व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस वन इज द फॉर्मूला. वेयर इट इज यूज्ड? तो इट इज यूज्ड टू किल हाउस फ्लीज. मार सकते आप इससे, घर की मक्खी भगा सकते. ओके, मच्छर मार सकते, जुए मार सकते, किसी भी टाइप का जो इन्फेक्शन फैलाने वाले इंसेक्ट होते. इंसेक्ट की बात करो, वायरस वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं. वायरस की दवाई नहीं है ये. नहीं तो बोले कोरोना में क्यों नहीं लगाते, कुछ नहीं होता. Okay, this is dichloro diphenyl trichloroethane and it is known as DDT and it is a well known used to kill insect, ant and house fleas and lices that can be killed by this DDT. But दिस कंपाउंड इज टोटली बैन. इसके ऊपर अब बैन है. पहले यूज होता था. जब पहले बहुत सारे मलेरिया और टाइफस फीवर की केसेस थी, उस टाइम पे इसका डिस्कवरी हुआ था. वेल नोन इंसेक्टिसाइड, बहुत अच्छा था उस वक्त ये कंपाउंड. इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई नहीं था, तो उस टाइम वो काफी यूजफुल था. आज की डेट में वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स साइड इफेक्ट, बताएंगे हम आपको. बट उस टाइम पे जहां मलेरिया से करोड़ों लोग मर जाते थे, जैसे आज कोरोना से होता है वैसे मलेरिया से भी मरा करते थे. टाइफस फीवर था, उससे भी होता था. तो इन दैट केस वो मॉस्किटो की वजह से फैलने वाली बीमारी थी. तो उसको ओवरकम करने के लिए ये कंपाउंड हमने यूज किया था. उसकी जो जड़ है मॉस्किटो, वही हमने हटाना शुरू कर दिया था. सो दैट इज अ वेल नोन इंसेक्टिसाइड. बट इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि आफ्टर सम टाइम इट इज फाउंड दैट कि इसका जो बचा कुचा हिस्सा है, जो पानी में मिल जाता है या फिर मिट्टी में मिल जाता है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम या फूड चेन के अंदर वो एंटर करेगा. दैट एंटर रिमेन्स ऑफ दिस डीडीटी, रिमेन्स ऑफ दिस डीडीटी. ये यूज तो कर लिया आपने, नाली में जाके फवारा मार के आ गए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसके जो रिमेनिंग पार्ट है, ये कंपाउंड का डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है. तो ये लॉन्ग चेन मतलब हेवी कंपाउंड हो गया, इसको डिकम्पोज नहीं कर पा रहा कोई भी टाइप का बैक्टीरिया. तो इन दैट केस इसके जो रिमेन्स है, दैट रिमेन्स enter into the soil or the water and finally that reaches to the humans or the animals. अब एनिमल्स में जाने के बाद में ऐसा देखने में आया कि इसकी वजह से लिवर और रिप्रोडक्टरी जो सिस्टम होता है उसके ऊपर इसका इफेक्ट होना शुरू हो गया. तो रिमेन्स ऑफ दिस डीडीटी आर वेरी डेंजरस. दे एंटर्स इनटू बायोलॉजिकल फूड चेन्स and that causes the problems related to the livers or the respiratory system or reproduction system. And in that case this compound was totally banned. तो ये वजह है कि ये डीडीटी आजकल चलता नहीं है. सबसे पहले इसको किसी ने बैन किया है तो यूएस ने बैन किया था. उसके बाद में हमारे केरला में इसका बिल्कुल यूज नहीं होता. लेकिन अदर जो स्टेट से चोरी चुप के बहुत कुछ होता है. जिस चीज पे बैन होता है वही चीज ज्यादा बिकती है. दैट इज द प्रॉब्लम. ओके, व्हाट इज डीडीटी? राइट इट्स फॉर्मूला, give its uses and why it is banned, or what is the adverse effect of this on human body. Okay, in doubt with this? Okay, so write the question, what is DDT? हम एनवायरनमेंट के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट होता है ये भी लिख सकते हैं. ह्यूमन बॉडी के ऊपर, एनिमल की कोई बॉडी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो सकता वो लिख सकते हैं. ऑल दैट इज कॉल्ड एज एडवर्स इफेक्ट. सो व्हाट इज डीडीटी? पहला क्वेश्चन. PP डैश डाइक्लोरो या डाइफिनिल ट्राइक्लोरो. कोई नाम है या साउथ इंडियन लोग है? इट इज व्हाट? पीपी डैश. ये पी और ये पी क्या है? एक पैरा दूसरा पैरा पोजीशन, दो पैरा पोजीशंस, अलग अलग पैरा पोजीशंस यूज किया है. सो दैट्स व्हाई दो बेंजीन रिंग की वजह से यहाँ पे पी और पी डैश हमने यूज किया है. पीपी डैश डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन. It is a colorless
ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड है बोले, कलरलेस कंपाउंड। तो पहले इसका चित्र निकाल लेंगे। सिर्फ यहीं पे हाइड्रोजन है, 6 में से एक ही हाइड्रोजन बचा है। और अब यहां पे आप बेंजीन रिंग निकाल देंगे एक ऐसी। दूसरा बेंजीन रिंग इधर में निकाल लेंगे। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टी मतलब उनको मारने के लिए, यूज टू किल। ड्यू टू इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टी डीडीटी इज यूज्ड टू किल। किसको खत्म करेंगे इससे आप? हाउस फ्लीज, मक्खियां खत्म कर सकते हैं आप इससे। एंड्स, ओके। और जुए भी मार सकते जी, जुए भी मार सकते इससे। तो इसका जो बचा कुचा हिस्सा है वो सॉइल और वाटर में कंटेमिनेशन कराएगा। अभी हम इतना हेवी वर्ड यूज नहीं करेंगे। इट मिक्स विद द सॉइल एंड वाटर, इट कंटेमिनेट्स और इट पोल्यूट्स द वाटर एंड सॉइल, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। इट गेट मिक्स विद द सॉइल एंड वाटर एंड अब बायोलॉजिकल फूड चेन में आ गया तो हम तक का पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब बायोलॉजिकली फूड चेन के अंदर वो आ ही गया है तो हमारे बॉडी तक पहुंचने में भैया कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। अब फूड चेन में आ गया है ये। हमारा जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके ऊपर इसका इफेक्ट मिल सकता है आपको, लिवर के ऊपर इसका इफेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी आदमी का लिवर खराब हो जाए तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो सकता, रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीडीटी इन वाटर और इन योर फूड कंटेंट।
दैट्स व्हाई इट इज नाउअडेज पूरी तरह से बैन है इसके ऊपर। Okay, so all these things are over. Yes, sir. Okay. What are freons? FREONS. Freons क्या होते हैं? फ्रेऑन्स जो होते हैं वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन में आप क्लोरीन और फ्लोरीन को एक साथ सब्सटीट्यूट कराएंगे तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली हम मिथेन करते हैं। मिथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, उसमें से कुछ हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे और कुछ फ्लोरीन से। तो इन दैट केस सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन, दैट इज अ फ्रेऑन। They are the chlorofluorocarbons. CFC. Okay. Chlorofluorocarbon. CFC. रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। जहां कूलिंग प्रोसेस होती है, दैट इज रेफ्रिजरेशन, वहां पे इसका यूज कूलेंट या फिर कूलिंग गैस के तौर पे, जैसे कि एसीज है, रेफ्रिजरेटर्स है, या फिर वो बहुत सारी कूलिंग सिस्टम होती है उसके अंदर इनका यूज होता है, दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। पहला एग्जांपल है फ्रेऑन 12, दैट इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन। ओके, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन, मतलब इसमें 2 क्लोरीन रहेंगे, 2 फ्लोरीन रहेंगे और एक कार्बन, CCl2F2। फ्रेऑन 12 बोलते हैं इसको। R22 आजकल ये एडवांस है थोड़ा सा हमारे लिए। R22 इसके अंदर होता है क्लोरो डाइफ्लोरो, एक क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन में से सिर्फ 3 रिप्लेस किया है, एक क्लोरीन से और 2 फ्लोरीन से।
R11 भी है हमारे पास, दैट इज अ ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। तो बड़े कॉमनली हम ये चीजें यूज करते हैं, खास तौर से एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन या फिर फ्यूल प्रोपेलेंट्स भी होते हैं, तो वहां पे इन चीजों का यूज आप कर सकते हैं। बट अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट। जो स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा ओजोन लेयर है, जो हमको प्रोटेक्ट करता है यूवी लाइट से, उसी को डैमेज पहुंचाने का काम ये करते हैं फ्रेयॉन्स। तो इसका यूज जो है वो थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए, बट हमारा तो उसके बगैर होता ही नहीं है। हमको चाहिए मतलब चाहिए बस। जो स्ट्रेटोस्फियर है, जहां पे ओजोन होता है, ओजोन से हमको एक टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम यूवी लाइट, वो उसी को डैमेज करने का काम चालू है। दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बाकी चिल्लर प्रॉब्लम और भी है, लेकिन दिस इज द मैन। आप बहुत बार एनवायरनमेंट का जब कुछ प्रोजेक्ट वगैरह लिखते हैं तो उसके अंदर इसी चीज को आप यूज करते हैं। तो इसमें लार्ज स्केल पे जब इनहेलेशन होगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होता है। अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो सकते हैं आप इससे। बहुत ज्यादा यदि ब्रीदिंग में आ जाता है ऑक्सीजन के साथ में, ब्रीदिंग में यदि इनहेल्ड हो गया तो दैट कॉजेस अनकॉन्शियसनेस। या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर ऑर्गन डैमेज। तो ये था हमारा फ्रेयॉन। एंट्रेंस में इस पे क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पे। बहुत सारे मैसेजेस दिख रहे हैं। ओके, पढ़ लिया, सब मैसेजेस पढ़ लिया। सो नेक्स्ट कंपाउंड इज आइडोफॉर्म। देखिए आप, इसमें एक चीज कॉमन हो रही क्या, एक कार्बन है आपका, कार्बन में 4 हाइड्रोजन लगे हैं, उसको आप रिप्लेस करके ये कंपाउंड्स बना रहे। सो ऑल दीज आर द हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड दैट्स व्हाई दीज आर इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ टॉपिक। या नेक्स्ट इज योर आइडोफॉर्म। ठीक है, अभी आइडोफॉर्म होता है, इसका भाई क्लोरोफॉर्म है, इसी का भाई ब्रोमोफॉर्म भी होता है।
लेकिन ये आयोडोफॉर्म जो है इसके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से, थोड़ा सा फेमस है। एंटीसेप्टिक मतलब आपको कुछ लग गया, थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई स्किन में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। आयोडीन है, आयोडीन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, और आमतौर पे वॉशिंग ऑफ द वाउंड्स, ड्रेसिंग ऑफ द वाउंड्स में इसका यूज होता है। Iodoform is a triiodomethane, that is CHI3। CHI3 मतलब 3 हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिए है बाय आयोडीन। दिस इज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और थोड़ा सा जो स्मेल है हमको पसंद नहीं आता, डिसएग्रीएबल। इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो उतने ज्यादा नहीं है। नौसिया होगा, डिजीनेस आएगा, थोड़ा सा डायरिया टाइप हो सकता, तो उतना ज्यादा डेंजरस कंपाउंड नहीं है। ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स और हेलिंग ऑफ द वाउंड्स में इसका रोल होता है। जख्म भरने में इसकी मदद होती है। हेलिंग, हेलिंग मीन्स जख्म को भरने में ये मदद करता है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है इसके भी। विजुअल डिस्टरबेंस भी हो सकता है, जैसा थोड़ी देर पहले मेरे को था। लेकिन उतने ज्यादा नहीं है। डिजीनेस हो सकता, नौसिया हो सकता, विजुअल डिस्टरबेंस हो सकता थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं होता उतना ज्यादा। और थोड़ा सा थ्रोट में वगैरह मतलब उसका स्मेल चला जाता है, तो थोड़ा सा इरिटेशन टाइप होता है। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल साइड इफेक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, इसका और एक भाई है क्लोरोफॉर्म, वो भी देख लेता है। इसके बारे में बहुत सुना होगा आपने। बेहोशी की दवाई है। रुमाल पे डाल दो, किसी की भी नाक पे 2 सेकंड 3 सेकंड पकड़ के रखो तो हो जाएगा काम आपका, सो जाएगा 2 4 5 घंटे के लिए। इट कॉजेस टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस, और लॉन्ग एक्सपोजर देंगे तो और भी मजा आ जाएगा, परमानेंट सो जाएगा। ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3, आइडोफॉर्म के जैसे ही है। नाम भी लिख दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया, क्वेश्चन नहीं लिखा हमने। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3,
is used in preparation of अभी जो R22 देखा हमने, R22 जो देखा उसके प्रिपरेशन में आप उसको यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर गम्स, फैट्स एंड रेजिन्स. जो चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती वो ऐसे टाइप के जो कंपाउंड है, इसके बाद में एक CCl4 आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें आप उसको यूज कर सकते. दिखने में पानी के जैसे कलरलेस लिक्विड, लेकिन काफी अलग है. जो चीज पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती वो इसमें डिसॉल्व होगी. या फिर इसका एक भाई और है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वो भी यूज करते हैं, यूज एज ए सॉल्वेंट. अब बेटर यू कैन से इट इज यूज एज ए organic solvent for fats, gums. फैट्स और गम्स का जो सॉल्वेंट होता है ये होता है खास तौर से मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में आप उसको यूज कर लेते हैं. शॉर्ट टाइम का इनहेलेशन और लॉन्ग टाइम का इनहेलेशन दो फर्क है. शॉर्ट टाइम में है तो इससे आपको तकलीफ होगा, हेडेक होगा सबसे पहले आपको, मतलब सर दर्द चालू कर सकते हैं आप शॉर्ट टाइम की वजह से. लॉन्ग टाइम एक्सपोजर तो बहुत डेंजरस होता है. डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपको बैलेंस कराता है, सेंसेशन देता है, वो है आपका CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. उसी को डाउन कर देंगे हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही डाउन कर देंगे. तो इन दैट केस आपको पेन नहीं होगा, लेकिन उसको करते करते थोड़ा सा डोज यदि ज्यादा हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है बाद में. फिर तो भैया जी उठेंगे ही नहीं. क्या हो सकता, सीधे ऊपर जाने की तैयारी. लॉन्ग टाइम एक्सपोजर कॉजेस, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ क्लोरोफॉर्म में इफेक्ट लीवर. due to formation of carbonyl chloride phosgene. ये पॉइजनस गैस बन जाता है एयर में क्लोरोफॉर्म से, और ये यदि इनहेल्ड हो गया तो आपका काम तमाम हो जाएगा. सो दैट इज द एडवर्स इफेक्ट. दो कंपाउंड बाकी है अभी, और
तो वी विल कंटिन्यू फॉर टुमारो, यहां रुकेंगे। ओके, यहाँ रुकते हैं। ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका स्लो ऑक्सीडेशन होके ये एक गैस बन जाती है, काफी पॉइजनस होती है। इनिशियली पहले हमारे पास में एनेस्थेशिया के लिए कुछ नहीं था तो हम लोग ये यूज करते थे, बहुत पहले की बात है, 1950 के पहले वाली बातें है ये सब। आजकल इसका यूज नहीं होता, अदरवाइज डॉक्टर जो है इसका यूज करते थे फॉर एनेस्थेशिया, गूंगी लाने के लिए, उसको थोड़ा सा मतलब बेहोश टाइप करने के लिए डॉक्टर लोग इसका यूज करते थे। बट इसमें यदि थोड़ा सा भी एरियल ऑक्सीडेशन हो गया तो ये पॉइजनस गैस बन जाती है एंड दैट कॉजेस डेथ, मतलब ये डेंजरस है, इसलिए इसको अभी यूज नहीं किया जाता। अदरवाइज इन द बिगिनिंग पीरियड जो था हमारा, जब ये बन गया था कंपाउंड बिफोर 1950 और उसके भी पहले थोड़ा सा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, दिस वाज यूज्ड एज एनेस्थेटिक मटेरियल। अभी नहीं होता इसका यूज बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड, बिकॉज एयर का थोड़ा सा भी कांटेक्ट आ जाता है तो इससे ऑक्सीडेशन होके ये पॉइजनस गैस बन जाती है। तो यहां रुकेंगे हम। चलो पूर्वा भाई।